वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जो सकल एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली जो कोटा सिस्टम होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की कुछ पावर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 56 जो बताता है हमें राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना होता है, वो 5 वर्ष का होता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही बन गया। जब अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो किसको दे सकता है, वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। लेकिन इसके लिए वो लोकसभा जो अध्यक्ष है, जो हमारे वर्तमान में कौन है, ओम बिरला साहब, उनको तत्काल सूचना देनी होगी। उनको अगर पद से हटाया जाए तो कैसे ही हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने भी हमारे मामले होंगे वो कहां सुलझाए जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे, यानी वहां पर ही उनकी सुनवाई होगी। तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 71 के तहत है। लेकिन जो ये वाला आर्टिकल आप देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो वो आर्टिकल 61 है। यानी कि आर्टिकल 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 56 में। कार्यकाल उनका 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। लोकसभा के सदस्य को, अध्यक्ष को उन्हें तत्काल जानकारी देनी होगी। 70 आर्टिकल के तहत वो जितनी भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने वाले मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाए जाएंगे। और जो आर्टिकल 61 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो यूएसए से लिया गया है, ये जो है महाभियोग, ये हमारा 61 के तहत आता है। अपने उत्तराधिकारी, और वो कब तक रह सकते हैं? जब तक मान लिया कि वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। आर्टिकल 57 बताता है कि पुनः निर्वाचन पात्रता, यानी कि वो फिर से राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 59 हमें बताता है कि राष्ट्रपति की शर्तें क्या है, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले वही जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, उसका किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का वो सदस्य नहीं हो सकता। यदि है तो उसे तुरंत अपनी सीट छोड़नी होगी, और तो पदभार ग्रहण करने की तिथि से उसकी सांसद विधायक की सीट रिक्त मानी जाएगी, यानी कि उसे तुरंत अपनी सीट छोड़नी होगी। ये पी होगा, यानी कि ये विधान परिषद होगा। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था कि वो किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति को जो सुविधाएं दी जाती है उसमें एक सरकारी आवास होता है। जो हिल सेना जो है, यानी कि पहाड़ियां थी दिल्ली के अंदर, उनको काटकर एक आलीशान महल बनाया गया जो हमारा राष्ट्रपति भवन है। तो वो कौन सी हिल को काटकर बनाया था? रायसेना हिल को काटकर बनाया गया है। वेतन भत्ते क्या होते हैं? इनके 5 लाख जो होते हैं भारत की संचित निधि पर ही आधारित इनको सैलरी मिलती है। जब तक ये अपने पद पर रहेंगे दौरान वेतन में कोई कटौती नहीं होगी, यानी कि इनको रहने सबकी सुविधा दी जाएगी। और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, इनकी पेंशन जो है वो आधी दी जाएगी, यानी सैलरी की आधी इनको पेंशन भी दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद इनका कोई मुकदमा नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो 2 महीने के बाद इनको पहले नोटिस देना होगा, तब जाकर आप इन पे कोई दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति के पद पे कुछ ये बेनिफिट यानी कि कुछ उनकी दिया गया है। जो राष्ट्रपति की शपथ है वो किसमें आती है? राष्ट्रपति की शपथ आती है हमारे आर्टिकल 16 में, यानी कि आर्टिकल 60 हमारा बताता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो वो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या होंगे? वो हमारे राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाएंगे। संविधान और शपथ में वो क्या कहते हैं कि संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की वो शपथ लेते हैं। जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने की शपथ वो लेते हैं। तो आर्टिकल 60 क्या बताता है? राष्ट्रपति की शपथ बताता है। संविधान का प्रथम रक्षक कौन है? संविधान का प्रथम रक्षक हमारे फर्स्ट इंडियन जो कहलाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन है हमारे नेशन के? राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा जाता है हमारे संविधान का? वो हमारे जो रक्षक हैं वो दिखते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक और अभिभावक भी होते हैं, यानी कि जो अभिभावक है, किसको कहा गया है अभिभावक? वो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। जो संविधान का प्रथम रक्षक है वो कौन है? राष्ट्रपति। द्वितीय रक्षक हमारे सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन अभिभावक किसको कहा गया है? अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। इस स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा। अब आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कि महाभियोग जो किसके तहत चलाया जाता है? वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है राष्ट्रपति पर।
कारण क्या है इसके, संविधान का वो उल्लंघन कर रहे हो। कौन लाएगा इसको? संसद के सदस्य इसको लाते हैं। कितने सदस्य? किसी भी सदन के 1/4 सदस्य इसको ला सकते हैं, यानी कि महाभियोग को वो चला सकते हैं। अब ये महाभियोग का प्रस्ताव आएगा कैसे? लोकसभा और राज्यसभा में हुआ क्या कि पहले तो जांच बैठेगी, सदन के दूसरे सदस्य दूसरे सदन में उस पत्र को भेजेंगे। कहने का मतलब यह है कि वो किसी राष्ट्रपति के कार्य से खुश नहीं है या वो किसी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो होगा क्या कि पहले लोग, अब मान लो वो किसी भी सदन में उस प्रस्ताव को ला सकते हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और जब वो 1/4 से वो पारित हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो इधर भेज दिया जाएगा। किसमें? राज्यसभा में, यानी कि दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। जब वो यहाँ से, ऐसे ये प्रोसीजर यहाँ पर भी है। अब क्या होगा कि वो जब लोकसभा में आया तो 14 दिन को राष्ट्रपति को पहले इसकी सूचना दी जाएगी। अगर लोकसभा के सदस्य यानी कि जो कुल सदस्य हैं उनका 2/3 से वो पास हो जाता है तो वो क्या होगा, वो फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगर वो वहां से भी पास हो गया तो फिर क्या होगा, कोई संसदीय समिति बना दी जाएगी या प्राधिकरण बना दिया जाएगा। तो जो बहुमत है वो किस तरीके से होगा, वो उपस्थित और मतदान करने वाला को होगा, कुल सदस्य को होगा। यानी कि उन्होंने वो पास कर दिया, वो दूसरे सदन में पास करके उन्होंने भेज दिया। तो दूसरे सदन वाले क्या करेंगे, कोई समिति बना देंगे, कोई प्राधिकरण बना देंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, वो स्वयं अपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, यानी कि वो खुद भी अपना पक्ष रख सकते हैं या किसी वकील द्वारा भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर जांच में पाया गया कि जो प्रस्ताव है बिल्कुल सही है तो सदन, दोनों सदनों के क्या होंगे, कुल सदस्य अगर 2/3 भाग से उसे पारित कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चला गया है, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये क्या है, ये एक तरीके से अंदर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, से इंग्लिश में बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके लिए केवल यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वो 61 के तहत आता है। कौन लाएगा, दोनों सदनों में से कोई भी सदन उसको ला सकता है, लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसको सूचना देनी होगी। जब लोकसभा में 2/3 बहुमत उसको पास कर देगा तो वो दोनों सदन भेजा जाएगा। फिर एक कमेटी बैठेगी, कमेटी में बैठने के बाद अगर राष्ट्रपति उसमें जो प्रस्ताव लाया गया है बिल्कुल सही पाया गया है तो 2/3 बहुमत से उसको पास कर देंगे तो राष्ट्रपति को अपनी सीट छोड़नी होगी। हालांकि इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, यूएसए में 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि वहां पर महाभियोग चलाया गया हो। अभी जो उनके फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे उन पर भी अभी महाभियोग चलाने की बात की गई थी। अब महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेगा कौन कौन? सबसे पहले तुम निर्वाचन की बात करते हैं कि चुनाव में भाग किस किसने लिया था। तो किसने लिया था? संसद के दोनों सदनों ने लिया था, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन लोकसभा के केवल कौन से थे, जो वोटिंग द्वारा चुनकर आए थे, नॉमिनेटेड नहीं। ऐसे विधानसभा वाले ले थे, लेकिन कौन से? निर्वाचित वाले, नॉमिनेटेड नहीं। इसमें क्या है, और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे थे। लेकिन महाभियोग में क्या है, महाभियोग में थोड़ा सा उल्टा है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही केवल भाग लेंगे, विधानसभा का इसमें कोई भी भाग नहीं लेगा, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो हमारे को 545 और 245 है, केवल यही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें? महाभियोग में। यानी कि विधानसभा वाले और नॉमिनेटेड वाले सब यहां से हट जाएंगे। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे वो निर्वाचित हो या नॉमिनेटेड हो, केवल यानी कि तरीके संसद ही भाग लेगी इसके अंदर, और कोई भाग नहीं लेगा। जबकि निर्वाचन में क्या होता है, वहां पर विधानसभा भी भाग लेती है और जो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा भाग लेती है, लेकिन वहां पर नॉमिनेटेड भाग नहीं लेते चुनाव की प्रक्रिया में। लेकिन महाभियोग में केवल संसद ही भाग लेगी, यानी कि चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे निर्वाचित हो, वो ही भाग लेंगे और कोई नहीं लेगा। अब राष्ट्रपति की शक्तियां होती क्या है? सामान्य शक्तियां तो है इसकी कार्यपालिका शक्तियां, यानी विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां, फाइनेंशियल शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां। आपातकालीन शक्ति कौन सी होती है? राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि आर्टिकल 352। एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि भारत में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो वो 3 बार लग चुकी है। एक तो इंडो चाइना वॉर के बाद लगी थी, और एक लगी थी जो सबसे मेन मानी जाती है, वो मानी जाती है इंदिरा गांधी वाली, जो 77 के दौरान लगी थी। जो उस टाइम पर जो राष्ट्रपति कौन थे, वो फखरुद्दीन अली अहमद थे।
उसमें ये उसके बाद से भारत में कभी इमरजेंसी नहीं लगी है, क्योंकि अब इमरजेंसी का जो है प्रावधान चेंज कर दिया गया है कि आपको पहले क्या होता था कि सीधा प्रधानमंत्री क्या कर देते थे, वो लगा देते थे, राष्ट्रपति को कहिए इमरजेंसी लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको दोनों सदनों से अलग अलग पास करवाना होगा और उसके बाद भी आपको एक वैलिड रीजन देना होगा, तब जाकर नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अब नेशनल इमरजेंसी लगाना इतना ईजी नहीं है, ये 77 के बाद ही चेंज किया गया था, जब हमारे पहले गैर कांग्रेसी जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जनता दल के, उनके बाद इसमें चेंज किया गया। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 56 के तहत लगता है, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। ये तीनों आप देख रहे हैं, तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके अनुच्छेद भी नेशनल इमरजेंसी लगते हैं 52 के तहत। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360। हमारा यूपी में भी काफी टाइम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रह चुका है, 10 या 11 बार से ज्यादा ना रहा हो। जो कार्यपालिका शक्ति है हमारे राष्ट्रपति की वो इस प्रकार है, जो संघ कार्यपालिका प्रमुख होता है, जैसे कि राष्ट्रपति ऐसे बोलते हैं डी ज्यूरे, यानी कि केवल ये नाम मात्रिक और संवैधानिक ही है। तो अगर क्वेश्चन आने लगे कि राष्ट्रपति, आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए कि किस प्रकार की शक्ति है, तो वो डी ज्यूरे यानी कि केवल वो एक नाम मात्र की है। और प्रधानमंत्री कैसा है, जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन है, वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है, इसको डी फैक्टो भी कहते हैं। तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के, जिन्हें डी ज्यूरो कहते हैं। कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, यानी कि जितने भी आप ये एग्रीमेंट करोगे दूसरे देशों के साथ, वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख होता है, इसको डी ज्यूरे कहते हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, यानी कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं, मंत्री परिषद यानी कि जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है उनको शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल यानी कि जो ये गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं महान्यायवादी, इनकी भी कौन करता है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी हो गए, और संघ यानी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष है और उनके सदस्यों की भी कौन कराता है, उनकी भी राष्ट्रपति कराते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चुनाव आयुक्त होता है, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। SC/ST आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक जो होते हैं, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये विधानसभाएं वाले क्षेत्र हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभाएं हैं, इनमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो जो इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। बाकी जो स्टेट है उनकी जो नियुक्ति गवर्नर की नियुक्ति की जाती है या मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो गवर्नर द्वारा की जाती है। लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलाता है। वित्त आयोग और राजभाषाएं, इनके भी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। संघ क्षेत्र प्रशासक ये वही है, यूनियन टेरिटरीज में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।